हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 24 जून 2021 के एडिटोरियल को एनालाइज। आपको पता है ये एनालिसिस होता है ग्रामर, वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर के बेसिस पे। आज का एडिटोरियल का टाइटल है, हेडिंग है फ्रेंड्स इन नीड। आपने सुना होगा ये कहावत, जो मुसीबत में काम आए वही दोस्त सच्चा दोस्त होता है। फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। किस बात पर है? बीजेपी और अपोजिशन पार्टी की यूनिटी पर है। एन अमालगम ऑफ डिस्पेरेट एलिमेंट्स, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन विल नॉट बी ए वाइबल नेशनल अल्टरनेटिव टू द बीजेपी। बीजेपी के विकल्प के रूप में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या बहुत ज़्यादा वाइबल अल्टरनेटिव नहीं होगा। ये टैगलाइन है। न्यूज़पेपर एडिटोरियल से इंग्लिश सीखो एकदम बच्चों की तरह, सबसे आसान तरीके से। 2 एडिटोरियल का एनालिसिस होगा, लाइन बाय लाइन, वर्ड फॉर वर्ड एनालिसिस एकदम डिटेल से, और उनमें से बेस्ड एक एडिटोरियल पे बेस्ड होगा इंग्लिश का सेट लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे। ओनली 99 रुपीज़ पर मंथ। ज्वाइन कीजिए आज ही। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है और एनरोल कर लेना है। टॉक ऑफ एनी पॉलिटिकल रिलाइनमेंट इज़ अनसीजनल। अगर अभी हम किसी भी पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन या रीस्ट्रक्चर की बात करें तो ये इनअप्रोप्रिएट होगा, सही नहीं होगा। रीअलाइनमेंट का मतलब ही होता है पुनर्संगठन, और कोई चीज़ अनसीजनल है तो अभी उसका सही वक्त नहीं है। क्यों नहीं है सही वक्त? क्योंकि कंसीडरिंग द फैक्ट, इस फैक्ट पर अगर विचार करें पता चल जाएगा कि क्यों नहीं है। कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन इज़ ड्यू ओनली इन 2024। 2024 में नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अभी 2021 चल रहा है, 3 साल बाकी है। एंड द बीजेपी इज़ एंट्रेंच्ड इन द गवर्नमेंट, और बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है। एंट्रेंच्ड है तो इस्टेब्लिश्ड है। ए गैदरिंग ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टिविस्ट्स एंड स्कॉलर्स कन्वीन्ड बाय तृणमूल कांग्रेस लीडर यशवंत सिन्हा ऑन ट्यूसडे। गैदरिंग बुलाया गया, एक मीटिंग बुलाया गया पॉलिटिकल लीडर्स का, एक्टिविस्ट्स का, स्कॉलर्स का। तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं यशवंत सिन्हा, उनके द्वारा ट्यूसडे को ये मीटिंग बुलाया गया। वॉज प्रिसीडेड बाई ए लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, और उसके बाद बहुत सारे स्पेकुलेशन यानी अटकलें लगाई जाने लगी। किस चीज़ के बारे में? अबाउट द इमरजेंस ऑफ ए थर्ड फ्रंट। अटकलें ये लगाई जाने लगी कि एक तीसरा मोर्चा खुलेगा। ठीक है, अपोज टू द बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ। एंड साइडलाइनिंग द कांग्रेस, और इसमें कांग्रेस को दरकिनार कर दिया जाएगा, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। द राष्ट्रमंच इज नॉट इंटेंडेड टू बी अ थर्ड फ्रंट अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्गेनाइजर्स। ये जो मीटिंग बुलाया गया इसका नाम रखा गया राष्ट्रमंच, और इसके जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन लोगों ने कहा कि नहीं ना, ऐसा कोई बात नहीं है कि थर्ड फ्रंट कोई खोला जा रहा है, बट दैट डज नॉट मीन द एंड ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी पॉलिटिक्स अहेड ऑफ 2024। लेकिन 2026 से आगे की बात करें तो नया तरह के पॉलिटिक्स के एंड का ये मतलब, इस नहीं खोला जाएगा थर्ड फ्रंट, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि एक्सप्लोरेटरी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गया, उसका अंत हो गया। नया नया चीज़ किया जाएगा पॉलिटिक्स में, नए प्रयास किए जाएंगे। In fact, most parties have reasons to think and act towards a new alternative to the BJP. वास्तव में देखा जाए तो अधिकांश पार्टीज के पास बहुत सारे कारण हैं कि वो एक नए अल्टरनेटिव के बारे में सोचें, उस पर विचार करें, उसके लिए कुछ करें। किसका अल्टरनेटिव? बीजेपी का। आप समझ रहे हैं ना, बीजेपी का अल्टरनेटिव क्यों चाहिए? एक ऐसा बड़ा संगठन चाहिए जो पूरे देश को चला सके। बीजेपी तो इस सेकंड कार्यकाल में हर फ्रंट पे फेल होते जा रहा है। यही कारण है। फॉर वन, सीरियल गवर्नेंस फेलियर्स एंड मिस्ड स्टेप्स हैव मेड द करेंट मोमेंट द मोस्ट वल्नरेबल फॉर द बीजेपी सिंस 2014। 2014 से लेकर के अब तक का समय जितना भी रहा, उसमें सबसे ज़्यादा अभी जो है वल्नरेबल पॉइंट ऑफ टाइम है बीजेपी के लिए, क्योंकि बहुत सारा गवर्नेंस फेलियर हुआ है बीजेपी का, बहुत सारे गलत स्टेप उठाए गए, गलतियां की गई हैं बीजेपी के द्वारा केंद्र सरकार में रहते हुए। द कांग्रेस डज चैलेंज द बीजेपी एट एन आइडिएशनल लेवल।
मतलब वैचारिक मामले पे तो कांग्रेस चुनौती देती है बीजेपी को, बट लेकिन द इलेक्टोरल विक्ट्रीज ओवर इट इन रिसेंट मंथ्स वेयर बाई रीजनल पार्टीज सच एज द टीएमसी, द डीएमके एंड द लेफ्ट। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो इलेक्शन में जीत हुआ वो रीजनल पार्टीज़ का, हाल फिलहाल के महीनों में कौन सा इलेक्शन हुआ था, विधानसभा इलेक्शन ये सब हुआ था ना, तो वो सब इलेक्शन में जो जीत हुआ वो रीजनल पार्टीज़ का हुआ, कांग्रेस का नहीं हो पाया। हालांकि कांग्रेस जो है वैचारिक स्तर पर बीजेपी को टक्कर देती है, उसको चुनौती देती है विचारधारा के मामले में, लेकिन जीत नहीं पाती है। अभी हाल ही फिलहाल के जितने भी चुनाव हुए ना, राज्यों के चुनाव विधानसभा के, कांग्रेस को जीत नहीं मिला, टीएमसी को मिला, डीएमके को मिला, लेफ्ट को मिला। वाइल राहुल गांधी हैज ए प्रिंसिपल्ड पोजीशन अगेंस्ट द बीजेपी, ठीक है, बीजेपी के खिलाफ इनका प्रिंसिपल्ड पोजीशन है, सैद्धांतिक है, लेकिन हिज वैक्सिलेटिंग रोल विद इन द पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर उनका ही डमाडोल जो पोजीशन में आया हुआ है राहुल गांधी जी का, एंड रिलक्टेंस टू प्ले द पावर पॉलिटिक्स, और वो पावर पॉलिटिक्स करने में उतना अपना उत्सुकता नहीं दिखाते हैं गांधी बाबू, राहुल गांधी जी। एंड द कांग्रेस एंड मेक द कांग्रेस एन अनइंस्पायरिंग लीडर फॉर अदर एंटी बीजेपी पार्टीज। तो दूसरे जो एंटी बीजेपी पार्टीज हैं उनके लिए इन सब कारणों से कांग्रेस जो है एक अच्छा नेता नहीं बन पाता है, मतलब वो लोग नहीं मान पाते हैं कि कांग्रेस एक अच्छा स्ट्रांग लीडर हो पाएगा, क्योंकि जो कांग्रेस का कमान अभी राहुल गांधी के हाथ में, और राहुल गांधी का पोजीशन ही कांग्रेस के अंदर डबाडोल रहता है, हमेशा एक धड़ा ऐसा रहता है कांग्रेस का जो डिमांड करता रहता है इसको हटाओ, ये नहीं जितवा पा रहा है, इलेक्शन में हरवा दे रहा है, ऐसे ऐसे करके। और दूसरा खुद है राहुल गांधी, क्यों पावर पॉलिटिक्स खेलना ही नहीं चाहते। खैर, the role being played by nationalist Congress party chief Sharad Pawar makes the current attempt for a new platform vigorous। और जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो चीफ हैं शरद पवार साहब, उनका जो भूमिका निभा रहे हैं वो जो अभी नया प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा विगरस कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ज़बरदस्त नेता है वो, ही हैज़ द डेक्सटेरिटी, उनमें निपुणता है, हेफ्ट, उनका असर होता है, इन्फ्लुएंस है उनमें, एंड द नेटवर्क, उनका पकड़ अच्छा खासा है, ताकि वो नया जो प्लेटफॉर्म बने उसको लीड कर सकें। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ होगा पता है, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, ये तो हम अपना सोच रहे, देखिए आगे क्या कहता है। दैट सेड देयर इज नॉट एन ईजी पाथ फॉर दिस नेसेंट प्लेटफॉर्म। हालांकि इस जो नेसेंट प्लेटफॉर्म जो बन रहा है, थर्ड फ्रंट जो कहा जा रहा है जिसको अभी, उसका रास्ता बहुत आसान नहीं होने जा रहा है, एज्यूमिंग दैट, इस बात को मानते हुए कि इट हैज़ एम्बिशंस बियॉन्ड बीइंग ए डिबेटिंग सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि थर्ड फ्रंट का जो है एम्बिशन जो है डिबेटिंग सोसाइटी नहीं बना। डिबेटिंग सोसाइटी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, सफल डेमोक्रेसी का। खैर, एट एज इज़ नॉट ऑन मिस्टर पवार साइड। और दूसरा बात है कि मिस्टर पवार में सब कुछ है, लेकिन उनका उम्र 80 वर्ष हो चुका है। और कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी 80 साल के नेता को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहेगा। भगवान न करे, हम कोई बुरा कामना किसी के लिए नहीं कर रहे, लेकिन आप सोचिए 80 साल का प्रधानमंत्री कब देश को फिर से मध्यावधि चुनाव में डाल देगा, कुछ नहीं पता। विदेश दौरे नहीं कर पाएंगे, वो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देगा। खैर, विदाउट एन एक्टिव रोल फॉर द कांग्रेस नो पॉलिटिकल फॉर्मेशन कैन बी वाइबल अगेंस्ट द बीजेपी। अभी सब बात को यदि कंसिडर करें तो कांग्रेस के बिना एक्टिव भूमिका के बीजेपी के खिलाफ कोई भी राजनीतिक संगठन बन ही नहीं सकता है, स्ट्रांग नहीं बन सकता है। दैट रोल एंड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड अदर स्मॉलर पार्टीज रिमेन ओपन क्वेश्चंस। ठीक है, अब वो भूमिका चाहिए कांग्रेस को, वो रोल चाहिए कांग्रेस का, एक्टिव रोल, और जो कांग्रेस और दूसरे स्मॉलर पार्टीज के बीच जो एंगेजमेंट होगा उसमें क्या टर्म्स होंगे, ये अभी भी ओपन क्वेश्चन है। मतलब कि अभी इस बात पर कोई सहमति, कोई समाधान नहीं हो पाया है। इवन एमंग द पार्टीज दैट पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग, जैसे एसपी है, एनसीपी है, आप है, सीपीआईएम है, सीपीआई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तृणमूल कांग्रेस है, एंथुजियाज्म इज म्यूटेड। मतलब एंथुजियाज्म इन पार्टीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं है, जोश नहीं है। हालांकि लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन उतना उत्साह और जोश नहीं है। दो दे सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स पहुँचे हैं इन सभी पार्टीज़ के,
लेकिन उन पार्टीज़ के अंदर एक जोश नहीं है कि हाँ चलो एक तीसरा मोर्चा बन रहा है, ये बड़ा अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ जोश नहीं है सब में। ठीक है। मिस्टर पवार हिमसेल्फ इज कॉन्शियस ऑफ द पिटफॉल्स। मिस्टर पवार खुद भी जानते हैं कि कहाँ कहाँ कमियां हैं। सेवरल ऑफ दीज पार्टीज आर एडवर्सरीज ऑफ वन अनदर इन स्टेट्स। और जितने भी पार्टीज ये सब पहुंचे हैं थर्ड फ्रंट के लिए या जो भी राष्ट्रमंच के लिए, इन सब में आपस में राज्य के अंदर बड़ा प्रतिद्वंदिता चलता है विधानसभा चुनाव में। ऑल नॉन बीजेपी पार्टीज आर नॉट ओपनिंग अप टू द आइडिया एटलीस्ट फॉर नाउ। और जितने भी नॉन बीजेपी पार्टी हैं उस सब के सब खुल के सामने नहीं आ रहे इस आइडिया पर, कम से कम अभी तो नहीं आ रहे हैं। आगे देखा जाएगा भविष्य में क्या होगा, लेकिन अभी सब बहुत एकदम ओपन अप नहीं कर रहे हैं। द TRS, YSRCP एंड BJD इज इन पावर इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा रेस्पेक्टिवली। अब 3 पार्टी का नाम लीजिए। TRS है जो कहाँ है, तेलंगाना में, YSRCP है आंध्र प्रदेश में, और BJD है उड़ीसा में। हैव ए गार्डेड अप्रोच टुवर्ड्स नेशनल पॉलिटिक्स। बड़ा संभल के अपना दृष्टिकोण रखते हैं नेशनल पॉलिटिक्स के मामले में। ऑल दीज फैक्टर्स मेक द इमरजेंस ऑफ ए रोबस्ट अपोजिशन टू द बीजेपी ऑनरस। और इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो बीजेपी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग विपक्षी दल का उभर के सामने आना बड़ा कठिन लगता है, ऑनरस लगता है, डिफिकल्ट लगता है। पॉलिटिक्स इज ऑफ्टन शेप्ड बाय सर्कमस्टांसेस। राजनीति हालातों के गुलाम होती है। द बीजेपीज अनचैलेंज्ड पावर इन द लास्ट 7 years हैज बिल्ट टेंशंस दैट नीड टू बी रिजॉल्व्ड थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। बीजेपी का अनचैलेंज्ड पावर जो रहा है लास्ट 7 years के दौरान, कोई उसको चुनौती देने वाला विपक्षी दल नहीं रहा है ना। इसने बहुत सारे तनाव पैदा किए और उन तनावों को प्रजातांत्रिक तरीके से हल करना, दूर करना बहुत ज़रूरी है। द रिसेंट असेंबली इलेक्शन आउटकम्स वेयर ए रिमाइंडर दैट पार्टीज स्टॉन्चली अपोज्ड टू द बीजेपी रिमेन पॉपुलर इन स्टेट्स। कि जो पार्टी अभी विधानसभा चुनाव जो हुए उसके परिणाम से पता चल गया कि जो पार्टी बहुत स्ट्रांगली विरोध करते हैं या विरोधी हैं बीजेपी के, वो राज्यों में पॉपुलर रह जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं हो पाते। राज्यों में वो बीजेपी को चुनौती दे देते हैं। हार्नेसिंग ए नेशनल पॉलिटिक्स फ्रॉम सच डिस्पेरेट ट्रेंड्स इज ए चैलेंज बिफोर द ओपोनेंट्स ऑफ द बीजेपी। और बीजेपी के जितने भी ओपोनेंट्स हैं, जितने भी विरोधी दल हैं, ठीक है, तो ये जो उनका जो डिफरेंट तरह का ट्रेंड चलता है कि राज्य में वो बीजेपी पर हावी हो जाते हैं और नेशनल लेवल पर आने पर वो कहीं टिकते ही नहीं बीजेपी के सामने, ठीक है ना। ये चुनौती बना हुआ है कि वो राष्ट्रीय राजनीति को कैसे अपने काबू में करेंगे और बाकी आप क्या करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। और क्या करेंगे, अगर एक आर्टिकल से आपका मन नहीं भरता है कि आपको और चाहिए एडिटोरियल डिस्कशन, एक से ज़्यादा आर्टिकल का चाहिए और इस पर बेस्ड इंग्लिश के सेट भी चाहिए जो लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार हैं, तब आप जाकर के माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप को डाउनलोड करेंगे और उस पर एडिटोरियल वाला बैच को सब्सक्राइब कर लेंगे। फी ओनली 99 रुपीज़ पर मंथ। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। थैंक यू वेरी मच।